सलाम नमस्ते दोस्तों। हमने अपने पिछले 2 पॉडकास्ट में कोरोना काल में राहत का काम करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कोरोना को लेकर जो अफवाहें चल रही है उस पर बात की थी। अब हम इस पॉडकास्ट में स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर किस तरह की परेशानियां आ रही है उस पर बात करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से 23 मार्च से सब कुछ बंद है। बस, ट्रेन, दुकान, बाजार, मंडी, यहाँ तक कि अस्पताल भी। इस सब में अगर कोई प्रभावित हुआ है वह है गरीब तबका, मजदूर, दलित, आदिवासी, औरत, विकलांग और तमाम वो लोग जिनके पास एक वक्त का राशन या खाना नहीं है। हमने इस लॉकडाउन में यह भी पाया कि स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि केवल कोरोना के संक्रमित लोगों या फिर क्वारंटीन किया गया है उनका ही इलाज और देखभाल कर रही है। ऐसे में वो सभी लोग जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित थे उनकी क्या स्थिति होगी। जिनको गंभीर बीमारी है उनके क्या हाल है। जिनको शुगर, बीपी, थायराइड आदि की दवाएं चल रही हैं, क्या उनको दवाएं मिल रही हैं। हमें ऐसी भी खबरें मिली हैं कि जो गर्भवती हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी रेगुलर जांच नहीं हो रही, ना ही कोई पोषाहार और दवाइयाँ मिल पा रही हैं। हॉस्पिटल सिर्फ कोरोना का इलाज ही कर रहे हैं और आम बीमारी, गंभीर बीमारी, गर्भवती महिलाओं की जांच और प्रसूति की सुविधाएं भी नहीं हो पा रही हैं। हमारे देश में महिलाओं के स्वास्थ्य पहले से ही एक बड़ा सवाल है। खून की कमी, ठीक से खाना नहीं मिलना वैसे ही महिलाओं को शारीरिक रूप से कमज़ोर बनाता है। तो ऐसे में एक तरफ ये कहना कि कोरोना से खतरा उन सभी को है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, तो ऐसे में स्वास्थ्य सुविधा पर रोक संक्रमित होने के खतरे को और नहीं बढ़ाती। क्या स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है? यह तो हर नागरिक का मानवाधिकार है। तो फिर ऐसा क्यों है? तो आइए इसको और गहराई से जानने के लिए आज हम बात करने वाले हैं दीपा जी से, जो महिला स्वास्थ्य अधिकार पर पिछले 20 सालों से काम कर रही हैं और जन स्वास्थ्य अभियान से भी जुड़ी हैं। दीपा जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया लक्ष्मी, मुझे इस चर्चा में बुलाने के लिए। दीपा, मेरा पहला सवाल है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को लेकर, जो कि पहले से भी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। अब कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन में स्वास्थ्य सेवाएं लगभग बंद ही हैं। आंगनबाड़ी में भी बच्चों को, माँ को मिलने वाली सुविधाएं और जांच भी नहीं हो रही है, ना ही स्वास्थ्यवर्धक दवाएं मिल रही हैं। अस्पताल तक जाने के लिए साधन नहीं है। उस स्थिति में क्या किया जा सकता है? एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं है। तो ऐसे में लॉकडाउन में किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए? लॉकडाउन का गंभीर असर पड़ा है लोगों की ज़िंदगी पर। लॉकडाउन से जो यातायात के साधन पर रोक टोक है उससे भी बहुत परेशानी हुई है लोगों को। प्रवासी मजदूरों की जान भी गई है। बीमार जो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाए हैं उनकी हालात गंभीर हुई है और कुछ लोगों की मौत भी हुई है। लॉकडाउन जारी करने से पहले या तुरंत जो ज़रूरी साधन सेवाएं हैं उनकी उपलब्धि नहीं की गई, उनके बारे में शायद सोचा भी नहीं गया। आज की तारीख में भी हालात काफ़ी बिगड़े हुए हैं। खाने की कमी, भूख, पानी की कमी, दवाएं ना मिलना, डॉक्टर से जांच ना हो पाना और कई सारे मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। लॉकडाउन के पीछे सोच और इतने लंबे समय तक करना, इस पर भी सवाल हैं। लॉकडाउन में ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। टीबी की दवाई या गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोली, जांच, गर्भ समापन के लिए सेवाएं या कैंसर की ट्रीटमेंट, डायबिटीज़ के लिए दवाएं या जब एक्सीडेंट हो जाती हैं तो उनके लिए सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे या हिंसा से स्वास्थ्य पर जब असर होता है, इन सब के लिए भी लॉकडाउन के समय ज़रूरी सेवाएं मिलनी चाहिए। सिर्फ वो स्वास्थ्य सेवाएं जो आगे की जा सकती हैं, जो अभी ना मिले तो भी इसका कोई गंभीर असर नहीं पड़ेगा, उन्हीं को इस हालात में नहीं भी दें तो संभल जाएगा। बाकी सारी सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए और यातायात नहीं होने पर लोग नहीं पहुंच पाएंगे तो एम्बुलेंस और गाड़ियों की उपलब्धि भी करनी चाहिए। स्पष्ट जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। अस्पतालों को कोविड और गैर कोविड बना दी गई है।
पर लोगों तक इसकी ना सिर्फ जानकारी नहीं है, पर जो सेवाएं उनको ज़रूरी है उसके बारे में बताना कि कहाँ मिल सकता है, ये बहुत अहम है। बहुत सारे बीमार गर्भवती महिला को कई सारे अस्पताल घूमने पड़े हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य और भी बिगड़ा है। हमने कई सारे केस देखे हैं। अभी 1 महीना में लॉकडाउन की स्थिति में कई महिलाएं जो गर्भवती थी उनको डिलीवरी में दिक्कत हुई और कई के बच्चे की मौत भी हो गई क्योंकि वो अस्पताल नहीं पहुंच पाई या डॉक्टर ने लापरवाही की। तो क्या कुछ इस पर कानूनी पहल हो सकती है या की गई है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा तो एक मूलभूत मानवाधिकार है। कई सारे राज्यों में गर्भवती महिलाओं को दिक्कत हो रही है अस्पताल पहुंचने में, और जब पहुंच जाते हैं तो मना भी किया गया है कि कोई अस्पताल सिर्फ कोविड पॉजिटिव लोगों के लिए है। कौन से अस्पताल में डिलीवरी हो रही है, इसका सही जानकारी ज़्यादातर राज्यों में उपलब्ध नहीं है। सरकारी और गैर सरकारी एम्बुलेंस यातायात के साधन न मिलने पर भी देरी हो जा रही है और महिलाओं की स्थिति गंभीर हो रही है। खून की ज़रूरत जब कहीं पड़ जाती है तो महिला और उनके परिवार पर दबाव रहता है कि वो खून देने वालों को इकट्ठा करें। लॉकडाउन की स्थिति में ये नामुमकिन रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई सारे ऑर्डर जाहिर किए हैं, जिसमें बताया गया है कि गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। एएनसी का भी ऑर्डर बताते हैं कि सब सेंटर में होनी चाहिए, पर कोविड से बचने के लिए जो नियम हैं उनका पालन करें, पर ज़्यादातर राज्यों में ये नहीं हो रहा है। पहल के तौर पर ज़रूरी है कि जहाँ भी सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं या कोई गर्भवती महिला को दिक्कत हुई है या उनकी लापरवाही से मौत हो गई है, तो इन सच्चाई को राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य में दूसरे जिला स्तरीय जो अफसर, एसडीएम इत्यादि को ज्ञापन द्वारा सूचित करें। कानूनी पहल भी की जा रही है, पर कानूनी पहल के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि स्थिति में बदलाव आए। जैसे जिस संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ समा, हमने भी दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका द्वारा गर्भवती महिला और अन्य प्रजनन स्वास्थ्य की ज़रूरी सेवाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की। ऑर्डर में गर्भवती महिलाओं के लिए हेल्पलाइन, ट्रांसपोर्ट या यातायात की सुविधा इत्यादि बताई गई, पर इनका अभी भी क्रियान्वयन नहीं हुआ है। राज्य सरकार राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ पैरवी और इनको मुहैया कराने की पहल जारी है। स्वास्थ्य मूलभूत अधिकार है और इस अधिकार का उल्लंघन इस लॉकडाउन से पहले और उसके दौरान जो दिखाई दी जा रही है, इसको लोगों को, समूह, संस्थाओं को साथ मिलकर अब के समय और आगे भी जारी रखने की ज़रूरत है। लॉकडाउन को अब करीब 5 हफ्ते हो गए हैं। ना तो लोगों के पास काम है, ना ही उनके पास पैसे। राशन और बाकी सुविधाएं भी जो मिल रही हैं, उसमें भी मुश्किल से उन्हें एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। इसका असर स्वास्थ्य पर किस तरह पड़ेगा? क्या इसका कोई मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, खास तौर पर बच्चों और महिलाओं पर या आदमियों पर भी? स्वास्थ्य, दवाई, डॉक्टर वगैरह इन्हीं से नहीं बनता है। स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है दूसरे सामाजिक और आर्थिक ज़रूरतें। गरीबी ना होना, पौष्टिक आहार मिलना, पानी मिलना, आजीविका, जानकारी, जेंडर या जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव और हिंसा ना होना, ये और दूसरे पहलू से ही स्वास्थ्य बनता है। पर लॉकडाउन से गरीबी, भूखमरी बढ़ी है। लाखों प्रवासी मजदूर, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, इस दौरान उनको बहुत गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ा है। इनका स्वास्थ्य पर, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर असर पड़ा है और आगे भी रहेगा। इसका औरतों पर असर खास गंभीर होता है। घर में और घर के बाहर भी औरतों की जेंडर, जाति और दूसरे सामाजिक नियम उन्हें संसाधन से वंचित और दूर रखते हैं और निर्णय लेने पर रोक टोक रहता है। औरतों पर काम का भार भी रहता है। खाना सीमित होने पर लड़कियों और औरतों को खाना और पोषण कम मिलता है और गरीबी का सबसे बड़ा असर उन पर ही पड़ता है।
इनमें भी जो औरतें जो उन समाज से हैं, जो हाशिए पे हैं, बूढ़ी औरतें, युवा लड़कियां, औरतें जिनकी शारीरिक या मानसिक डिसेबिलिटी हो, इन पर असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। गरीबी से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी कम होती है और ऐसी स्थिति में लोग परिवार जब ज़रूरी दवाई या जांच के लिए पैसे का लोन लेते हैं तो इससे भी गरीबी बढ़ती है। ये सच्चाई सिर्फ कोविड लॉकडाउन की ही नहीं है, पर लॉकडाउन से और इसके बाद के समय में हालात शायद और बिगड़ जा सकती हैं। ज़रूरी है कि सरकारी और गैर सरकारी पहल ये सब ध्यान में रखते हुए आगे 2 साल के लिए स्वास्थ्य और दूसरे सामाजिक सुरक्षा उपाय तय करें। अगर किसी को सामान सुविधाएं या इमरजेंसी में स्वास्थ्य सुविधा लेनी हो तो क्या कोई हेल्पलाइन है? हर राज्य में ऐसे हेल्पलाइन होनी चाहिए। यूपी स्वास्थ्य विभाग का जो कोविड के लिए खास नंबर है वो है 1800 180 5145। ये शायद टोल फ्री नंबर है, पर ये कोविड के लिए उपलब्ध है। और भी नंबर जो यूपी सरकार के वेबसाइट पे दिए गए हैं और गैर सरकारी नंबर भी उपलब्ध हैं। लॉकडाउन में सभी घर पे हैं, सभी काम बंद है। ज़्यादातर आदमियों और लड़कों को घर पर बैठने की आदत नहीं है। अब जब वो घर पे हैं तो या तो उनकी खाने पीने की उनकी फरमाइशें बढ़ी हैं या हर बात पर रोक टोक हो रही है। महिलाओं को जो दिन में राहत के कुछ पल मिलते थे वो भी खत्म है। ऐसे में पुरुषों का तनाव घर में बाकी लोगों पर निकल रहा है, या पहले से जिन घरों में घरेलू हिंसा हो रही थी वहां की स्थिति और भी भयानक है। ऐसे माहौल का स्वास्थ्य पर क्या कोई असर पड़ रहा है या आगे पड़ेगा? लॉकडाउन की स्थिति में घर में हिंसा की स्थिति और गंभीर हुई है और लॉकडाउन के वजह से औरतों पर निगरानी बढ़ी है। ज़्यादातर औरतों के पास फ़ोन नहीं है और ट्रांसपोर्ट या यातायात के साधन ना होने से वो घर से और हिंसा से बच भी नहीं पा रही हैं। जो राहत और सपोर्ट संस्था हैं वो भी औरतों और लड़कियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। हिंसा के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हिंसा स्वास्थ्य पर और इनमें कुछ असर बहुत लंबे समय तक रहते हैं। पर औरतों के खिलाफ हिंसा सिर्फ घर में ही नहीं, दूसरे जगहों पर भी हो रही है। जैसे लॉकडाउन के समय रिपोर्ट आई हैं कि यौन हिंसा, जैसे बिहार के अस्पताल में जहाँ पे एक प्रवासी मजदूर औरत को अकेले में रहना पड़ा क्योंकि वो उनको कोविड पॉजिटिव टेस्ट किया जा रहा था, या राजस्थान में जो क्वारंटीन सेंटर है वहाँ पे ही यौन हिंसा के रिपोर्ट निकल के आई हैं। ये सच है कि इस समय डॉक्टर भगवान के दूत की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि डॉक्टरों का व्यवहार कई जगहों पर अमानवीय रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण राजस्थान का है, जहां एक गर्भवती महिला का इलाज इसलिए नहीं किया गया कि वो मुस्लिम थी, जिस कारण महिला का एम्बुलेंस में ही प्रसव हुआ और उसका बच्चा मर गया। क्या डॉक्टर का इस तरह का व्यवहार ठीक है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर या कोई स्वास्थ्य कर्मी का इस तरह व्यवहार करना कानूनन, संविधान के स्तर पे मानव अधिकार के खिलाफ है। पर ये भेदभाव हिंसा एक व्यापक मुद्दा है और ये स्वास्थ्य प्रणाली की रचना, सत्ता इसको कायम रखता है। दलित, आदिवासी, मुस्लिम, युवा महिलाएं, ट्रांसजेंडर, डिसेबिलिटी से जूझती औरतों के खिलाफ हिंसा स्वास्थ्य प्रणाली और उसके ढांचा और क्रियान्वयन में बसा हुआ है और स्वास्थ्य कर्मी से भी किया जाता है। जैसे बिना छुए दलित औरतों को इंजेक्शन देना, प्रसव के बाद इन समाजों से आए औरतों और उनके परिवारों से सफाई करवाना, मुस्लिम समाज से आए औरतों के खिलाफ धर्म के आधार पर गाली, जैसे अभी मुस्लिम समाज से लोग आते हैं तो उनको कोरोना फैलाने की गाली देते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसे मुद्दों को और भी बाहर लाने और इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है
और ना सिर्फ कोविड के समय में पर कोविड के बाद भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद कोविड के बाद ये कुछ चीज़ें और भी बढ़ेंगी। एक और बात, इस समय सभी स्वास्थ्य कर्मी कोरोना बचाव टीम में काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि आशा और एएनएम भी। तो उनकी इस समय में क्या जिम्मेदारी है और उनको किस तरह की सुविधाएं दी गई है? क्या उनको किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? क्या कहीं कुछ उदाहरण हैं जहां कुछ अच्छे काम हुए हैं, खास तौर पर आशा और एएनएम को लेकर? आशा एएनएम जो बिल्कुल लोगों के बीच में स्वास्थ्य का काम करती हैं, उनको बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे उनको इस समय सिर्फ कोविड से संबंधित काम दिया गया है। जो प्रवासी मजदूर हैं और गांव वापस आ रहे हैं, उनकी निगरानी, बुखार है कि नहीं देखना इत्यादि। इनको जो मास्क, ग्लोव और बहुत सारे जगहों में थर्मामीटर भी नहीं दी जा रही है। एएनसी और दूसरे काम लगभग बंद ही हैं। इससे आशा को गांव के लोगों का भी सुनना पड़ता है और सरकार की भी। उसकी जवाबदेही दोनों तरफ होती है, पर उसको सरकारी कोई मदद नहीं मिलती, ना ही उसको वेतन मिलती है। फिर भी कई सारे जगहों पर आशा एएनएम अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए बिना मास्क और ग्लव अपना काम लगातार कर रही हैं। कई जगहों पे वो कोशिश कर रही हैं कि गर्भवती को अस्पताल पहुंचाने में मदद कर दें, पर बड़ी चुनौती है क्योंकि गाड़ियां नहीं हैं, एम्बुलेंस भी कम है। ये सभी जो मुद्दे और सवाल हैं, इनमें एक तो अभी की स्थिति में क्या किया जा सकता है, और जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद क्या तैयारी रखनी चाहिए, जिसमें सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी काम हो। आपके क्या सुझाव हैं इस पर? जो कुछ अभी पहल शुरू हुई हैं, जैसे हेल्पलाइन जो जानकारी दे रहे हैं कोविड के लिए, इन्हें जारी रखना चाहिए ताकि लोग कोविड के बाद भी स्वास्थ्य जानकारी तक पहुंच पाएं। जो भी तैयारी होगी इसे लंबे समय के लिए करना ज़रूरी है। कोविड और लॉकडाउन के समय स्वास्थ्य प्रणाली की बदतर हालात और भी निकल के आए हैं। ये खामियां जन स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की ज़रूरत के आधार हैं। यही मौका है कि केंद्रीय और राज्य सरकार इस बात को ना टालें और जन स्वास्थ्य संबंधित संसाधन, बजट वगैरह को मजबूत करने की पहल करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। उम्मीद है कि इन जवाबों से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। शुक्रिया लक्ष्मी, अपना ख्याल रखना। थैंक यू। ये जानकारी निरंतर और खबर लहरिया के संयुक्त सहयोग से जारी की जा रही है।